हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहे थे और सरफेस केमिस्ट्री में हमने अधिशोषण विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत पढ़ लिया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको सक्रिय केंद्र, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा और अधिशोषण ऊर्जा किस तरह से संकुल बनता है, फिर उत्पाद में चेंज होते हैं, वो सब कुछ समझा दिया था। ठीक है, अब हमारे पास है एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या होते हैं, है ना। एक स्टेटमेंट भी आता है यहाँ पे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है ना, ऐसा स्टेटमेंट है, जिस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है ये उच्च अणुभार वाले, है ना, नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं। मैंने कहा ना, एंजाइम सारे प्रोटीन होते हैं। एंजाइम वो हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जीव जंतुओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें एंजाइम कहते हैं और इसलिए एंजाइम को जैव उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। ओनली जीव जंतुओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम एंजाइम करते हैं, इसलिए हमें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं और इस घटना को एंजाइम उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है। देखो, अभी हम ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमारे काम में आने वाली है ना, और जो दैनिक जीवन में घटती है। एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एंजाइम, ये एग्जाम्पल है C6H12O6, ये है आपके पास ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है जाइमेज। ठीक है, जाइमेज की उपस्थिति में यह है एथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो दूसरी चीज, मिल्क चेंज इनटू कर्ड, दूध को दही में परिवर्तित के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया चाहिए। तो लैक्टोबैसिलस एंजाइम होगा तभी जाके दूध दही में परिवर्तित होगा। आई बात समझ में? वो भी जैव रासायनिक उत्प्रेरक है। दूसरा देखो, यह है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। ठीक है, यूरिया यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिन में कन्वर्ट होता है, तो यूरिया यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज भी हमें पता होना चाहिए। और यूरिन के अंदर या इसका आप इस तरह से भी जल अपघटन करके निकाल सकते हो, यूरिन ना लिख के अभिक्रिया कंप्लीट करो। देखो दिख रहा है आप साफ साफ, क्या बनेगा? अमोनिया और H2 CO2। ठीक है, उसके बाद और देखिए तीसरा, सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, सुक्रोज जो है इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये सारे एग्जांपल लिखने हैं, आपको नोट करना है। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला आपके पास, मैं पहले लिख देता हूं, सुक्रोज है ना। सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। सुक्रोज भी जल अपघटित होती है किसकी उपस्थिति में? इन्वर्टेज। जब तक इन्वर्टेज नहीं होगा अभिक्रिया नहीं होगी, और ये टूटती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, किस किस में टूटती है बेटा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि साहब दोनों का अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र समान है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह समान भी हैं। ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड समूह होता है बेटा, और फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, इस कारण से। ठीक है, और देखिए इसके अलावा ये रहा आपका C6H10O5N, इसे बोलते हैं स्टार्च। मैंने कहा था ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। स्टार्च जो है डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है माल्टोज में, C12H22O11। और माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये माल्टोज बेटा ना, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ठीक है, और ग्लूकोज वही जाइमेज की उपस्थिति में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि अभी आपने यहां पे देखा है। ठीक है,
और देखो यहां पे अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है, अल्कोहल, ठीक है, ग्लूकोज से जो अल्कोहल बना है हमारे पास, ठीक है, तो हम यहाँ अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं C6H5OH प्लस O2, ठीक है। यहां पे जो एंजाइम हम काम में लेते हैं वो है माइकोडर्मा एसिटाइल, है ना, वो है माइकोडर्मा एसिटाइल, और इसकी उपस्थिति में ये अपघटित होकर चेंज होता है एसिटिक एसिड में, है ना। किसमें चेंज होता है बेटा, ये एसिटिक एसिड प्लस वाटर के अंदर ग्लूकोज। ये सब एंजाइम वाली अभिक्रिया हैं, ठीक है। और आपको पता है प्रोटीन चेंज होता है पेप्सिन की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में, प्रोटीन पेप्सिन, प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है एमिनो अम्लों में, ठीक है, प्रोटीन एमिनो अम्लों में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च का हो गया, स्टार्च टाइलिन लार की उपस्थिति में शर्करा में चेंज होता है, और दूध में का दही में परिवर्तन, ठीक है, ये दूध का दही में परिवर्तन, यह है लैक्टोबैसिलस भी आता है बेटा, ये लैक्टिक भी लिखते हैं ना, इसको हम लिखते हैं लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक बैसिलस भी लिखा हुआ हो सकता है। ये सारे के सारे यहाँ पे एंजाइम के उत्प्रेरण के उदाहरण है जो कि हमने यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आएगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंजाइम उत्प्रेरकों के गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ना। एंजाइम उत्प्रेरण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। देखो एंजाइम जो है ये बहुत ही दक्ष होते हैं, सक्षम होते हैं और अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनका अनुकूल तापमान होता है, अनुकूल पीएच होता है, ठीक है ना, और ये बहुत ही कम मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है सर्वाधिक प्रभावी, सर्वाधिक प्रभावी का क्या मतलब है, ठीक है। देखिए बेटा, एंजाइम का एक अणु जो है उत्प्रेरक, एंजाइम का एक अणु जो है अभिकारकों के लाखों अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रभावी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। और इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग 10 लाख गुना बढ़ जाता है। तो अब सोचो आप, 10 लाख गुना बढ़ जाएगा, तो जहां एक अणु होगा वहां पे 10 लाख अणु चेंज कर जाएगा, ठीक है। दूसरा है सूक्ष्म मात्रा, दूसरा है सूक्ष्म मात्रा। अगर हम यहां बात कर रहे हैं सूक्ष्म मात्रा की, तो आपको पता होगा कि हम दूध ले लें 20 लीटर 50 लीटर, लेकिन जामुन इतना सा डालते हैं उसमें, है ना, जामुन लैक्टिक बैसिलस या लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि एंजाइम की अल्प मात्रा ही अभिकारकों के लाखों अणुओं को उत्पाद में चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है, क्योंकि ये लगभग 1 लाख गुना तक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, 10 लाख गुना तक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ठीक है। विशिष्टता, ये थोड़ा ध्यान देना आपको, विशिष्टता, एंजाइम विशिष्ट होते हैं। अब एंजाइम विशिष्ट क्यों होते हैं, आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम रिक्वायर्ड होगा। दूध को दही में चेंज करना है तो आपको लैक्टोबैसिलस ही चाहिए, ठीक है। यहां पे ऐसे समझ लीजिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना एक अलग एक्सपर्ट टीचर है। फिजिक्स वाले फिजिक्स ही पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी वाला बायोलॉजी ही पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स ही पढ़ाएंगे। अगर आज मैं बायोलॉजी या फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊं तो मेरे पास वो विशिष्टता नहीं रहेगी, क्योंकि जितना बेटर बायोलॉजी वाले सर पढ़ा पाएंगे उतना बेटर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। बात समझ आ रही है। तो एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं, अर्थात ये विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है। इतनी सारी रिएक्शन मैंने लिखी थी आपके लिए, उनमें से विशिष्ट के लिए विशिष्ट काम में लिया जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इष्टतम ताप सर्वाधिक सक्रिय, है ना। चौथा है इष्टतम, बोले तो अधिकतम, है ना। इष्टतम ताप वह ताप जिस पर एंजाइम सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं उन्हें अनुकूल ताप या ऑप्टिमम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पर एंजाइम सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ठीक है। तो यहां पर वह ताप जिस पर अधिकतम
एंजाइम अधिकतम क्रियाशील होते हैं या अभिक्रिया का वेग सबसे अधिक होता है, उसे बोलते हैं अनुकूलतम ताप, इष्टतम ताप। ठीक है बेटा, ये भी चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगी। और ताप अगर अधिक कर दिया जाए तो एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाएगी, क्योंकि अनुकूल ताप नहीं मिलेगा। मैंने कहा वो रूम टेम्परेचर होता है। चलो जी, नेक्स्ट है इष्टतम पीएच या अनुकूलतम पीएच। इष्टतम पीएच वह पीएच जिस पर एंजाइम सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं या अभिक्रिया की दर या वेग सबसे ज्यादा होता है, उसे बोलते हैं इष्टतम पीएच, अनुकूलतम पीएच। ठीक है, और एंजाइम की जो पीएच है वो लगभग 6.5 7.5 के मध्य होती है। अलग अलग अभिक्रियाओं की पीएच अलग अलग होती है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान में रखना है अपने को कि साहब यहाँ पर निश्चित पीएच पर एंजाइम सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट है नेचर, प्रकृति। नेचर या प्रकृति। ठीक है, प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें तो एंजाइम जो है ये कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। कोलाइड्स क्या होते हैं, इसके बाद वाला टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, एंजाइम जो है ये कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, विषवांगी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये अपनी सतह पर अभिकारक के अणुओं को चिपकाते हैं। ठीक है, तो एंजाइम जितना ज्यादा कोलाइड होगा उसकी अभिक्रिया का वेग जो है वो उतना ही अधिक होगा। ठीक है बेटा, और क्योंकि ये स्कंदित कर देते हैं इसी वे में। नेक्स्ट है वर्धक या सह एंजाइम। 7वां पॉइंट है वर्धक या सह एंजाइम। किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उन्हें सह एंजाइम या को एंजाइम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, उनकी उपस्थिति में इनकी सक्रियता क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे हम पीडी लेते हैं, जैसे आपने देखा था आयरन और एमओ, अमोनिया के उसमें नाइट्रोजन के अमोनिया के निर्माण में। ठीक है, अमोनिया बन रही थी, तो एक तो हो गया उत्प्रेरक और दूसरा हो गया सह उत्प्रेरक। जो इसकी क्रिया एमओ की उपस्थिति में आयरन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, तो सहकारक या सह एंजाइम। ठीक है, जो इस एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। अगर आपके साथ आपके फ्रेंड्स होते हैं तो आप बोलते हो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, वो सहकारक ही होते हैं आपके। चलो जी, अब नेक्स्ट है 8वां पॉइंट, एंजाइम विष, है ना, या मंदक बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, एंजाइम विष या मंदक का प्रभाव। ठीक है, मंदक वे पदार्थ होते हैं, हम यहां पे लिखते हैं मंदक या समंदक, या हम लिखते हैं एंजाइम विष। एंजाइम विष। ठीक है, तो एंजाइम विष वे कारक या वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, रोकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंजाइम विष। ठीक है, या समंदक। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं आपके जो आपको समझने हैं और बात करने हैं। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंजाइम उत्प्रेरित की क्रियाविधि, जो कि बहुत ही आसान है। एंजाइम उत्प्रेरण क्रियाविधि, मैकेनिज्म, इसका एक और नाम है बेटा, है ना, क्रियाविधि। मैकेनिज्म किस प्रकार से काम करता है ना, क्रियाविधि। और इसका एक और नाम है, वो है ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत, लॉक एंड की थ्योरी, ताला चाबी सिद्धांत। जैसे आपने देखा होगा कि प्रत्येक ताले के लिए एक विशिष्ट चाबी होती है और उसी से खुलता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक विशिष्ट एंजाइम ही रिक्वायर्ड होगा, इसलिए हम यहाँ पे नाम देते हैं ताला चाबी सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा कलरफुल पेन मिले तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। ठीक है, चलो भाई, ताला चाबी सिद्धांत क्या होगा। ठीक है, सामने देखना पड़ेगा। ये है हमारा अभिकारक, ये है हमारा अभिकारक। ठीक है, तो अभिकारक जो है वो इस तरह से है, ये आप देख रहे हो बेटा, ये अभिकारक है। ठीक है, तो अभिकारक की जैसी सतह है, जैसा सरफेस है, देखो मैंने इसका सरफेस सतह उभरा बनाया है, इसको इसी के अनुसार एंजाइम अपनी सतह में परिवर्तन करता है और सतह में परिवर्तन करके
इस तरह से ये उपयोग में आता है। अब आपको अलग अलग दिख रहा है बेटा, है ना, ये तो है एंजाइम और ये है अभिकारक या सबस्ट्रेट बोलते हैं बेटा इसको। तो सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट अभिकारक दोनों आपस में जुड़कर एंजाइम अभिकारक के अनुसार अपनी सतह में परिवर्तन करेगा। अगर ये सतह उभरी हुई टेढ़ी मेढ़ी तो इसकी सतह भी उसके अनुसार होती है और दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मतलब सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स या संकुल का निर्माण करते हैं। वो इस तरह से होता है। ये आप देख ही रहे हो, है ना, ये है एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, एंजाइम उत्प्रेरक संकुल, जिसे हम ES कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये रेड रंग में आपको दिख ही रहा है। अब इन दोनों में अभिक्रिया होगी। ठीक है, इन दोनों में इट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों में अभिक्रिया होगी और एंजाइम सबस्ट्रेट को या अभिकारक को उत्पाद में चेंज कर देंगे और लास्ट में, अंत में बिना परिवर्तित हुए पुनः प्राप्त हो जाएंगे। तो एट लास्ट क्या होगा, आगे क्या होगा, देखिए ये जो ये लो साहब, ये तो टूट गया किसमें, उत्पाद में। ठीक है, ये तो बन गया प्रोडक्ट और एंजाइम बिना परिवर्तित हुए वैसा का वैसा ही पुनः प्राप्त हो जाता है। और ऐसे तो हम कहते हैं कि एंजाइम अभिक्रिया में भाग लेते हैं, है ना। ठीक है, और बिना परिवर्तित हुए पुनः प्राप्त हो जाते हैं। ये है इसकी सेकंड स्टेप। ये है बेटा लॉकेंट की थ्योरी। सबसे पहले सबस्ट्रेट अभिकारक और एंजाइम। ठीक है, एंजाइम अपनी सतह में परिवर्तित करके संकुल का निर्माण करता है, जिसे एंजाइम अभिकर्मक संकुल कहते हैं या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और कुछ समय पश्चात एंजाइम अभिकारक को उत्पाद में चेंज कर देता है और अंत में बिना परिवर्तित हुए पुनः प्राप्त हो जाता है। ये है आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि।